गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3 करेंगे, भाग 3 करेंगे। दो इससे पहले हमारे हो चुके हैं और हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। देखते हैं इसमें क्या बता रखा है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, कि मूंग और जो ग्राम है उसके बीज लो और उनको उगाओ। ठीक है, कैसे कौन सी प्रोसेस के थ्रू उगाने हैं देखते हैं। इसके अंदर डिस्क्राइब कर रखा है सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दीज, यानी कि जो बीज हैं सीड्स हैं उनमें से 3 बराबर साइज के जो सीडलिंग्स हैं अंकुर हैं उनको सेलेक्ट करो, छांटो। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, अब 3 खाली ग्लास लो। मार्क देम ए बी एंड सी, अब उनके ऊपर निशान लगा दो ए बी और सी का। 2 ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सोइल मिक्स्ड विद लिटिल काउ डंग मैन्योर, ये ए ग्लास के अंदर जिसमें जो मिट्टी है उसके साथ क्या मिला दे, काउ डंग, ठीक है, गाय का गोबर, ठीक है, किसके रूप में, मैन्योर यानी खाद के रूप में। ठीक है, इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सोइल मिक्स्ड विद ए लिटिल यूरिया, जो ग्लास बी है उसके अंदर उतनी ही मिट्टी लें और उतनी ही मिट्टी में जितनी मिट्टी ए मिली थी उतनी मिट्टी बी में लेनी है और उस मिट्टी में क्या मिला दे, लिटिल यूरिया। यूरिया यहाँ पे फर्टिलाइजर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सोइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, कि अब हमें तीसरा ग्लास लेना है, उसकी मिट्टी में हमें कुछ भी नहीं मिलाना है और सी ग्लास के अंदर भी उतनी ही मिट्टी लेनी है जितनी ए ग्लास और ग्लास बी में ली थी। अब आगे देखते हैं। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम, इसने बोला है कि समान मात्रा में पानी उन ग्लास के अंदर छोड़ दो। ठीक है, एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, और उन जो सीडलिंग्स हैं अंकुर हैं उनको उनके अंदर प्लांट कर दो। ठीक है, यानी कि लगा दो। कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, अब उनको एक सुरक्षित स्थान पे रख दें और उनके अंदर डेली पानी दें। आफ्टर 7 to 10 डेज और ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, कि 7 से 10 दिन के बाद उनकी जो ग्रोथ है उनकी वृद्धि है उनको आप नोटिस करें, देखें। देखते हैं आगे। डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या जितने भी प्लांट्स थे पौधे हैं जो ग्लासेस के अंदर ग्रो किए हैं, वृद्धि की है जिन्होंने, क्या वो सेम दर से बढ़े हैं, सेम तेजी से बढ़े हैं। ठीक है, एक समान तेजी से बढ़े हैं। देखते हैं आगे। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, की इन तीनों ग्लासेस में से कौन से ग्लासेस के प्लांट्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, अच्छी वृद्धि दिखाई है। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, यानी कि जो वृद्धि है वो किस ग्लास में ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे ए जिसके अंदर हमने मैन्योर डाला था उसके अंदर ठीक ठाक है, और जो बी है इसमें ए से, जिसके अंदर हमने क्या डाला था, फर्टिलाइजर, इसमें ए से ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है, बी में, और सी में जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला था इसमें लगभग ना के बराबर ग्रोथ है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एक जो पोषक तत्व है वो काफी प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये खाद से कैसे अलग हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो खाद के अंदर भी होते हैं ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में आखिरकार डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइजर हैं, जो उर्वरक हैं, वो कहां पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। आगे पढ़ते हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. इसने बोला है कि
इसके उपयोग से, इसके फर्टिलाइजर के उपयोग से किसानों को काफी मदद मिलती है। क्या, किस में मदद मिलती है? अच्छी पैदावार प्राप्त करने में, ठीक है। अच्छी पैदावार किस किस की? वीट की, पैडी की, मेज की। वीट आपको पता है, आपको क्या होता है? पैडी आपका धान को बोलते हैं और मेज मक्के की फसल को बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सोइल लेस फर्टाइल। मतलब कि इसका अधिकता में उपयोग जमीन को क्या बना देता है? कम उर्वर, ठीक है। क्या बना देता है? कम उपजाऊ बना देता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कि फर्टिलाइजर एक ऐसा सोर्स, स्रोत बन गया है किसका? वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। कि अगर हमें वाटर पोल्यूशन नहीं चाहिए तो इसका एक सब्स्टिट्यूट यानी कि इसकी जगह जो चीज हम यूज में ले सकते हैं वो ऑर्गेनिक मैन्योर है, ठीक है, यानी कि खाद है, ठीक है। जो डालने के बाद क्या करना चाहिए? खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा दो फसलों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, कुछ दिन का, तब हमें इसको यूज करना चाहिए, इसको डालना चाहिए। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सोइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ये क्या करता है? जो मिट्टी का टेक्सचर है यानी कि जो बनावट है, और जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कि पानी को बनाए रखने की, यानी कि काफी दिन तक पानी उसके अंदर बना रहने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको बढ़ा देता है। इट रिप्लेनिशेस द सोइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ये जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी के अंदर, जो बार बार फसल की बिजाई करने से उसके अंदर कम हो गए थे, उनकी भरपाई कर देता है मिट्टी में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। एक और भी तरीका है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की मिट्टी के अंदर भरपाई कर सकते हैं, और वो कौन सा तरीका है? क्रॉप रोटेशन, यानी कि बार बार एक जैसी फसल ना उगा के, ठीक है, कि एक सीजन में कोई अलग फसल और अगले सीजन में दूसरी फसल और उससे अगले सीजन में फिर कोई और फसल, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे पढ़ते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, अलग अलग फसल उगा के। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेगुमिनस एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब कि जो उत्तर भारत है उसमें पहले जो किसान थे क्या करते थे? एक सीजन में लेगुमिनस यानी कि जो फलीदार फसल होती है, ठीक है, एज फोडर यानी कि चारे के रूप में उसको उगाते थे, चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए। और जो अगले सीजन है उसके लिए उस जमीन में क्या उगाते थे? वो व्हीट, गेहूं उगाते थे, ठीक है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन। कि इससे क्या है कि जो सोइल है, मिट्टी है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी रिप्लेनिशमेंट में काफी हेल्प होती है, मदद होती है, भरपाई हो जाती है इससे नाइट्रोजन की, ठीक है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। कि अब जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको काफी उत्साहित किया जा रहा है कि आप ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करो, मतलब कि इसी गतिविधि को आप अपनाओ। अब आगे पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न्ड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। कि आपकी जो पहले वाली क्लासेज हैं 6th 7th, आपने एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जरूर पढ़ा होगा। These are present in the nodules of the roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen। ये जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं, इनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है, इनकी जड़ों में, रूट्स में पाया जाता है। और इनका क्या काम है? बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर यानी कि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो एक काफी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर किसी मिट्टी में, सोइल के अंदर नाइट्रोजन होगा, ठीक है, तो वहां पे फसल बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट अपनी
मतलब पत्तियों से हवा में से नाइट्रोजन को नहीं खींच सकते, ठीक है। तो जो राइजोबियम है बैक्टीरिया, ये मदद करता है, ठीक है, इसकी क्या करने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, यानी कि नाइट्रोजन से इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने में। आगे समझ में, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखो जो नेक्स्ट पेज है, इसमें एक टेबल बना रखी है और इसमें बेसिकली जो डिफरेंस बता रखे हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर के, कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। पहला पढ़ते हैं, ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, यानी कि ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है, यानी अकार्बनिक है। अब मैन्योर पढ़ते हैं फर्स्ट, मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। ये जो मैन्योर है, खाद है, वो प्राकृतिक पदार्थ है जो किससे कैसे प्राप्त होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, यानी कि पशुओं के गोबर के गलने सड़ने से, ठीक है, या फिर जो ह्यूमन का वेस्ट है उसके गलने सड़ने से, या फिर प्लांट का जो वेस्ट है उसके गलने सड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे समझ में, जो आप सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, की जो फर्टिलाइजर है वो कहाँ पे पैदा किया जाता है, कहाँ पे तैयार किया जाता है, फैक्ट्रीज के अंदर। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, की जो मैन्योर है, खाद है, वो खेतों के अंदर भी प्रिपेयर किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट, ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। देखो बेटा, इसमें एक वर्ड है ह्यूमस, इसका क्या मतलब है कि सड़े पत्तों और खाद, पौधों की खाद, ठीक है, सड़े पत्तों और पौधों की खाद, यानी कि फर्टिलाइजर में ये चीजें नहीं होती हैं और मिट्टी में ये चीजें प्रोवाइड नहीं कराता, उपलब्ध नहीं कराता, ठीक है। जबकि जो मैन्योर है वो क्या प्रोवाइड कराता है, लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल, ठीक है, ये जो सड़े हुए पत्ते हैं या फिर जो खाद है उसको उपस्थित कराता है, प्रोवाइड कराता है मिट्टी के अंदर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, की जो फर्टिलाइजर है वो काफी रिच होते हैं, क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स में, इनके अंदर जो फर्टिलाइजर उनके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। और ये जो न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं, पोषक तत्व बताए गए हैं फसल होने के लिए, अच्छी फसल होने के लिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर देखते हैं, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये जो मैन्योर है, खाद है, वो इन न्यूट्रिएंट्स के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, किसके कंपैरिजन में, फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में, कि इसके अंदर जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं थोड़ी सी कम मात्रा में होते हैं मैन्योर के अंदर, जबकि फर्टिलाइजर के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये काफी प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको ये लर्न करना है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, पूरी की पूरी टेबल 4 के 4 पॉइंट। अब आगे पढ़ते हैं, टेबल 1.1 gives the differences between a fertilizer and manure, कि जो टेबल 1.1 है, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि ये क्या बताती है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर क्या अंतर है। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, की मैन्योर यानी कि खाद के क्या फायदे हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज बिकॉज, कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक से बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, मैंने आपको पीछे बताया था, इससे जो पानी को बनाए रखने की, यानी कि सतह के ऊपर बनाए रखने की जो मिट्टी की कैपेसिटी होती है, अक्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी, मतलब कि इससे जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी खोखली टाइप की, ठीक है, जिससे कि जो गैसेज हैं, ठीक है, वो आसानी से एक्सचेंज उसके अंदर बाहर हो सके, यानी कि सरफेस टू सोइल और सोइल टू सरफेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स का इससे यहाँ पे जो बताया गया है, इनका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो फसल के लिए काफी अच्छे हों, ठीक है, तो ऐसे माइक्रोब्स की जो संख्या है मिट्टी के अंदर, ये बढ़ा देता है।
कौन? मैन्योर। आगे देखते हैं, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोयल। मैंने ये आपको पीछे बताया था कि जो मिट्टी की बनावट होती है इससे इसके यूज से उसके अंदर काफी सुधार होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लाइव, यानी कि जितने भी जीवित जीव हैं उनको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट, यानी कि पानी काफी महत्वपूर्ण है किसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, किसकी अच्छी वृद्धि के लिए? जितने भी फ्लावर्स हैं, फूल हैं, फल हैं और जितने भी बीज हैं पौधों के, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए पानी काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स, कि जो पानी है पौधों के द्वारा कैसे ग्रहण किया जाता है? उनकी रूट्स से, उनकी जड़ों से। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed, कि पानी के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं वो भी मिनरल्स पानी में ही प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। और फर्टिलाइजर भी आपको अगर आपके पापा अगर किसान है तो आपको पता होगा फर्टिलाइजर्स हम ज्यादातर गिल्ली मिट्टी या फिर अगर खेत के अंदर पानी है तभी डालते हैं, ठीक है। तो वो भी पानी के अंदर घुल जाते हैं और पानी के साथ साथ पौधा जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता, ग्रहण कर लेता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, यानी कि जो पौधा होता है उसके अंदर लगभग 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस, कि पानी क्यों जरूरी है? क्योंकि सूखी जो कंडीशंस हैं, सूखे हालातों में जो सीड्स हैं वो पैदा नहीं होंगे, उगेंगे नहीं, जर्मिनेट नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, की जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पानी के अंदर घुले हुए हैं वो कहां तक पहुंच जाते हैं? पौधे के हर भाग तक। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, यानी कि जो पानी है वो फसल को किससे बचाता है? फ्रोस्ट यानी कि ठंड और हॉट एयर करंट्स यानी कि गर्म तेज हवाओं से भी, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, यानी कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे, ताकि हमें एक अच्छी फसल मिले, ठीक है। तो इसके लिए जो पौधों को यानी कि क्रॉप को, फसल को पानी रेगुलर देना होगा, देना चाहिए, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि समय समय पर जो पानी की उपलब्धता हम किसको देते हैं? क्रॉप्स को, फसल को देते हैं या फिर प्रोवाइड कराते हैं पानी, उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है, सिंचाई बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन, यानी कि जो टाइम है और जो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्तता है इरिगेशन की, सिंचाई की जो आवर्तता है कि कितने समय के बाद फसल में पानी देना है, वो एक फसल के लिए अलग समय होगा और दूसरी फसल के लिए अलग, यानी कि फसल के हिसाब से हमें पानी की जरूरत होती है, ठीक है। एक फसल में हमें क्या पता कम पानी की जरूरत हो और दूसरी फसल में क्या पता हमें ज्यादा पानी की जरूरत हो, यानी कि ये अलग अलग फसल के लिए अलग अलग है, ठीक है। और सोइल टू सोइल भी, मिट्टी पे भी ये काफी निर्भर करता है। क्या पता आप जिस फसल का उपयोग कर रहे हो या फिर जिस मिट्टी पे आप फसल तैयार कर रहे हो, क्या पता वो रेगिस्तानी मिट्टी हो, क्या पता वो चिकनी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, ठीक है। तो क्या मिट्टी का भी फर्क है, ठीक है, कि हम कौन सी मिट्टी में कितना पानी देंगे, ठीक है। और सीजन टू सीजन यानी कि मौसम का भी फर्क है, ठीक है, कि कौन से मौसम में कितना पानी देंगे, ठीक है, और कितनी बार पानी देंगे, ये डिपेंड करता है किस पे? मौसम पे भी, ठीक है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, यानी कि गर्मियों में जो फ्रीक्वेंसी है, आवर्तता है पानी की, यानी कि फसल के अंदर पानी जल्दी जल्दी देना पड़ता है, ठीक है। व्हाई इज इट सो, यह ऐसा क्यों? Would it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves, क्या यह इसलिए है कि गर्मियों में
जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है। इससे मिट्टी में फिर पानी की कमी हो जाती है, फिर हमें पानी बार बार देना पड़ता है, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन यानी कि जो इरिगेशन के जो स्रोत हैं वो कौन से हैं। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। हिंदी में बताते हैं जो स्रोत हैं सिंचाई के वो है कुएं, जो ट्यूबवेल, तालाब, झील, नदी, जो बड़े बड़े बांध हैं वो, कैनाल मतलब कि नहरें। कि इन स्रोतों से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है जिससे हम सिंचाई करते हैं फसल की, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जो बच गया पोर्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।